नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। असम में आज सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एक भव्य समारोह जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे और बीते दिन से ही यूपी की स्ट्रैटेजी पर, यूपी के मिशन पर भारतीय जनता पार्टी अब बात कर रही है। क्या यह इशारा करता है कि असम फॉर्मूले को अब यूपी में अपनाने की तैयारी है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि इस देश की राजनीति एक अजीब मोड़ पर इस वक्त खड़ी है। असम की जीत के बाद क्या असम फॉर्मूले से यूपी जीत पाएगी बीजेपी? यूपी में विकास या मंदिर होगा बड़ा चुनावी मुद्दा। यूपी में सीएम कैंडिडेट का क्या ऐलान करेगी बीजेपी, जैसा कि यहां असम में किया गया था? एसपी बीएसपी का जातीय समीकरण तोड़ पाएगी क्या बीजेपी? क्योंकि लंबे वक्त से चला आ रहा जातीय समीकरण ही कहते हैं चाबी रखता है उत्तर प्रदेश की सत्ता का। यूपी में कितना कारगर होगा मोदी फैक्टर? क्योंकि याद रखिए, असम में अगर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 बार गए तो अमित शाह भी 3 बार गए, बाकी नेता उससे भी कम। क्या समझा जाए कि केंद्र के इर्द गिर्द नहीं, लोकल इश्यूज पर चुनाव होगा? असम की जीत ने बीजेपी को उम्मीदों से भर दिया है। असम में आजमाया जीत का फॉर्मूला यूपी में कारगर होता हुआ दिख रहा है, इसलिए बीजेपी यहां भी जीत के वही तरीके आजमाने की रणनीति बनाने में लगी है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा हो पाएगा? असम मुट्ठी में है। पूर्वोत्तर में बीजेपी का खाता खुला है। नई सरकार ने शपथ ले ली है। हौसले बुलंदी पर हैं और हसरतें जमा हो रही हैं। दिल्ली बिहार की हार के सदमे से पार्टी उभर चुकी है। अब देश के सबसे बड़े सूबे पर निगाहें टिकी हैं। बीजेपी के सामने सवाल यह है कि क्या असम फॉर्मूले से यूपी फतह हो सकती है? हर राज्य अपना स्क्रिप्ट खुद लिखता है। एक राज्य का स्क्रिप्ट दूसरे पे लागू नहीं हो पाता, और इसलिए हमें ये असेस नहीं करना चाहिए कि इस राज्य में जीते तो साले में ये रिजल्ट होगा। हर राज्य का स्क्रिप्ट अपना होगा। फेस होगा यूपी में? आपको लगता है फेस देने से फायदा होगा? अब पार्टी जो तय करेगी आपको जानकारी देगी। बीजेपी का प्लान यूपी तैयार है। मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर पूरे यूपी में केंद्र की कामयाबियों का बखान होगा। एक साथ तमाम मंत्रियों के कार्यक्रमों की कारपेट बॉम्बिंग होगी। प्लान यूपी के मुताबिक यूपी के 32 शहरों में केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। 26 मई को सहारनपुर में मोदी की रैली से अभियान की शुरुआत होगी। 27 मई को लखनऊ में अरुण जेटली का कार्यक्रम होगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का वाराणसी में और हरसिमरत कौर का आगरा में कार्यक्रम होगा। लेकिन बीजेपी के सामने यक्ष सवाल यह है कि यूपी में किसी एक चेहरे पर दांव लगाया जाए या नहीं। बिहार में मोदी अमित शाह के नाम पर चुनाव लड़ा गया और पार्टी ढेर हो गई। दिल्ली में किरण बेदी का चेहरा आगे बढ़ा तो पार्टी यहां भी पस्त हो गई। अब असम में सर्बानंद सोनोवाल नई मिसाल बनकर सामने आए हैं। और यूपी में दोनों सीटें वैसे समाजवादी पार्टी जीती है, मगर दोनों सीटों पर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 9% वोट मिला था। इस बार 45% वोट मिला है। मैं मानता हूं बहुत अच्छे चुनाव नतीजे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमें मिले हैं। अमित शाह की टीम ने यूपी फतह के लिए कई तैयारियां की हैं। तकनीक के जबरदस्त इस्तेमाल की तैयारी है, लेकिन असली जीत तो जमीनी रणनीति और जातीय गोलबंदी से होगी, जिस पर बीजेपी का मंथन फिलहाल जारी है। असम की जीत को उत्तर प्रदेश में कैसे दोहराया जाए, बीजेपी की रणनीति इसके इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार में सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट मांगना पार्टी को भारी पड़ा, इसलिए वो गलती असम में पार्टी ने नहीं दोहराई। अब बीजेपी के रणनीतिकार उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे चेहरे की तलाश में है जो विपक्ष के मंजे हुए खिलाड़ियों को मात दे सके। कैमरा पर्सन अश्विनी हलन के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए इस विषय पर चर्चा के लिए। गौरव गोगोई जो कि लोकसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नावेद सिद्दीकी साहब एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब आपके पास आना चाहती हूँ। असम ने क्या कहा है? क्या उसी फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में अब अपनाया जाएगा? क्योंकि बिहार और दिल्ली पर अगर मरहम का काम असम ने किया है तो उसी असम ने बहुत कुछ सिखाया भी होगा। क्या है वो फॉर्मूला जिसको आप समझेंगे कि ये हम यूपी में अपना सकते हैं?
नहीं, देखिए अंजना जी, हर चुनाव कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। जो सीखे नहीं फिर वो गलतियां करेगा। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि दोनों राज्य के यूपी और असम को कंपेयर करेंगे तो सही भी नहीं होगा, क्योंकि रणनीति एक जैसे नहीं हो सकती। हाँ। मगर कुछ समानताएं हो सकती हैं। हाँ। अब उन समानताओं को मैं देखूं तो उसके अंदर मैं एक चीज मानता हूं कि डेवलपमेंट जो है, विकास, एक ऐसा मंत्र है कि अब हर राज्य के अंदर इस मंत्र का इस्तेमाल हो सकता है, और जो इस पे खरा उतरा दिखेगा उसी की तरफ मतदाता आकृष्ट भी होता है। लेकिन ये एक कॉमन फैक्टर होता है। मैं उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा है, उसके अंदर कहीं मैं पश्चिमी की बात करूं तो पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में है वो हालत नहीं हो सकती, और मध्य उत्तर प्रदेश भी अलग चला जाएगा। मगर उत्तर प्रदेश का जो फैलाव है उसके अंदर देखिए जाति की भी जी उसी फैलाव में सर कुछ ऐसे नेता आपके समेटे हुए हैं जी, उसी फैलाव में आपके साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता समेटे हुए हैं। और इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस बार हमने बेवजह के हिंदुत्व को मुद्दा बनते हुए नहीं देखा, तो क्या ऐसा माना जाए कि उससे बचेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि पोलराइजेशन हमेशा सूट करता नहीं है, और ये सबक शायद असम ने आपको सिखाया है, या फिर राम मंदिर नहीं, असम के अंदर देखिए, असम में नहीं, आप जिन मुद्दों को लेके चल रही हैं, असम के अंदर भी मैं आपको बताता हूं, पोलराइजेशन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हुआ है। जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन एक मुद्दा बना रहा, और असम की एसमीज जो मुस्लिम्स हैं वो भी एक क्लासिक एग्जांपल है कि उन्होंने हमें वोट दिया क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा बना रहा, और वहां पे कांग्रेस का जो रवैया रहा वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से परे चल रहा था, और वोट बैंक की राजनीति थी कि आप हमें अलाउ करो, फॉरेन वोट के माध्यम से हम जीतें। अब कहीं मैं राष्ट्रीय सुरक्षा लूं तो उसको मैं उस संदर्भ में यूपी में कैसे मैं उसको फिट करता हूं, वो मुद्दा जरूर बनेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं वो दादरी हुआ था, वो भी कानून व्यवस्था का था, मगर ठीकरा हमारे ऊपर हुआ। कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने भी जो गलतियां करी या थोड़ा सा मैं कहूंगा ज्यादा बोल दिया, उसका नुकसान पड़ता है। उन चीजों को भी हमें कंट्रोल करा है और करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सबका साथ सबका विकास, और मुद्दा जो चुनाव का है वो विकास रहेगा, ना ही कोई और मुद्दा रहेगा। अब मेरा सवाल आपसे है गौरव गोगोई साहब, और गौरव गोगोई जी, मुझे पता है कि मेरा सवाल आपको कहीं ना कहीं चुभेगा, क्योंकि असम के बाद भी बीजेपी का यही कहना है कि परिवारवाद की राजनीति ने, जिसके एक उदाहरण आप भी हैं, अपने परिवार में आपके पिता हैं तरुण गोगोई, परिवारवाद की राजनीति ने कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया है। और आप ही नहीं, आपके कांग्रेस के तमाम वहां पर नेता जिनके परिवार का कोई ना कोई लड़ रहा था, कई लोगों को करारी शिकस्त मिली है। उसी को लेकर आप उत्तर प्रदेश में भी उतरेंगे, तो कांग्रेस पार्टी सर्जरी तो छोड़िए, आईने का सामना करने को भी तैयार होगी इस मुद्दे पर। देखिए अंजना, हर निर्वाचन में लोकतंत्र में खासकर समाज सबसे ऊपर होता है, और समाज की जो राय है वो हमेशा हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने असम में 15 साल तक हमें काम करने का एक मौका दिया, उसका सम्मान करते हैं, और अगले 5 साल उन्होंने कहा कि आप विरोधी दल के हिसाब से आप काम करें, तो उसका भी हम सबसे पहले सम्मान करेंगे। दूसरी बात आती है परिवार की इस राजनीति पे। तो अगर आप देखें तो आज कौन से राजनीति दल आपको ऐसा मिलेगा जहां आपको परिवार का जो प्रभाव नहीं दिखता? क्या आपको वही परिवार का प्रभाव बीजेपी या अन्य राष्ट्रीय दल में नहीं दिखता? तो ये एक आरोप है, लेकिन इस आरोप से हम सच्चाई से नहीं हट सकते। सच्चाई क्या है कि भारत के जो लोग हैं वो आज विकास चाहते हैं, उनकी जिंदगी में थोड़ी आरामदेह आए वो चाहते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में दुष्प्रचार के अलावा बीजेपी को शायद ये भी कहना पड़ेगा कि अब 2 साल हो गए, क्या अच्छे दिन आए हैं? आज जिस प्रकार से दाल का दाम बढ़ चुका है, जिस प्रकार में पाकिस्तान से घुसपैठिया आके भारत पे आक्रमण कर रहा है, आईएसआई का एजेंट जिस प्रकार भारत में
खुलेआम घुस रहा है। तो ये जो अच्छे दिन के वायदे हैं, किस हद तक बीजेपी ने आगे इस पे अमल किया है, उसको बीजेपी को आने वाले दिन में बताना पड़ेगा। और मैं भी ये सहमत करता हूं कि उत्तर प्रदेश और आसाम की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो अलग है। ठीक है सिद्धार्थ जी, लेकिन एक लाइन में जल्दी से अगर कुछ आप उस पर पॉइंट कहना चाहते हैं, क्योंकि फिर मैं जाना चाहती हूँ भदौरिया साहब के पास। जी, मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि ये मुद्दे जो अभी ये गिनवा रहे हैं, क्या ये असम में नहीं थे? आप इसको क्यों नहीं भुना पाए? महंगाई क्या नहीं उस समय थी? आपको दाल के दाम नहीं दिख रहे थे और घुसपैठ उस समय नहीं दिख रहा था, जो अभी आप कह रहे हैं? उसके बावजूद भी आप हार रहे हैं। तो इसलिए जो आप अपना स्वीकार करिए कि लोकतंत्र में आप हारे क्यों, और उसका समीक्षा करके खुलेआम आप बोलिए, और फिर आपका आकलन सही जाएगा। ठीक है भदौरिया साहब, मैं चाहती हूँ इसका जवाब पहले आप दीजिए, क्योंकि ये 2 साल पर अच्छे दिन पर जो कटाक्ष लोग कर रहे हैं, लेकिन इसी 2 साल के अहम मकाम पर असम की जनता ने बीजेपी को पिछली बार 2011 में 5 सीटों से यहां तक पहुंचाया है। देखिए ऐसा है कि इस समय चुनाव केवल असम में नहीं हुए, बंगाल में भी हुए, केरल में भी हुए और तमिलनाडु में भी हुए, और उसमें इन 3 राज्यों में बीजेपी का क्या हश्र हुआ ये आपने भी देखा है और पूरे देश ने देखा है। जहां तक अगले वर्ष 2017 के चुनाव हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, पंजाब का भी चुनाव है, और भी प्रांतों में चुनाव होंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि सन 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। उसके 2-2.5 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। उस विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री थे श्री राजनाथ सिंह जी। जब अब की बार चुनाव हुए तो राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और लोकसभा में इनकी पार्टी जीती। 2 वर्षों के अंदर जब इनका लेखा जोखा देखा जाएगा, इस लेखा जोखा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काले धन पर जो बोला था कि 15-15 लाख रुपया हर नागरिक के खाते में आएगा, तो गांव में लोग कहते हैं कि भैया हमारे में तो 15 रुपया तक नहीं आया है। कहा था कि हर साल करोड़ रोजगार पैदा करेंगे गांव में। सुन लीजिए अंजना जी, मुझे भी बहुत समय दिया इन लोगों को। भदौरिया साहब, आप ही को समय दे रही हूँ, सिर्फ काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि आप इतिहास के पन्नों को बहुत पलट रहे हैं। असम के लोगों ने इन सब के बावजूद वोट किया, केरल में, बंगाल में इनका वोट प्रतिशत बढ़ा। मुझे ये बताइए कि आपको डर लगता है कि नहीं बीजेपी से यूपी में? अगर वो इस फॉर्मिडेबल रूप में आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी से यूपी में डर लगेगा कि से डर लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना ज्यादा भरोसा बहन मायावती जी के नेतृत्व में है, वो किसी भी पार्टी से नहीं डरती है। मैं एक चीज और बतला दूं, उत्तर प्रदेश में एक तरफ जंगल राज और गुंडा राज खड़ा है और दूसरी तरफ बीजेपी के दंगा राज के लोग खड़े हुए हैं। इन दोनों ताकतों को निपटने के लिए बहन मायावती जी के नेतृत्व में पूरी उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके अभी तक ओपिनियन पोल आए हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया है। और मैं ये भी एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, आने वाले दिनों में 2017 के चुनाव में जिस तरह से दिल्ली के अंदर और बिहार में और बीच में ये मैदानी इलाके का गंगा जमुना का इलाका उत्तर प्रदेश, यहां से भी ज्यादा बड़ी तादाद में हमारे बसपा के विधायकों को बहन मायावती जी के नेतृत्व में जिताकर लखनऊ भेजेगा। ठीक है सिद्दीकी साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। सिद्दीकी साहब, आप वाहवाही कर रहे हैं, इसीलिए एक रिएक्शन आपसे। भाई मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ और जिस तरह ही अपनी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, गालिब का एक शेर है, अंजना जी के दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अभी वक्त है और इनको खुश ये हैं तो इनको खुश रहने दीजिए, दूसरे दल भी खुश हैं, उनको भी खुश रहने दीजिए। अब जो सवाल आप हमसे करेंगे उसका जवाब मैं आपको दूंगा। मेरा सवाल आपसे जो होगा वो एक छोटे से ब्रेक के बाद अब होगा सर, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन जातीय समीकरण बताया जाता है उत्तर प्रदेश की चाबी उसी में होती है। इसका मुकाबला कैसे करेगी बीजेपी, क्या होगी उसकी स्ट्रैटेजी? गौरव गोगोई के पास गुंडा राज और दंगा राज, ये कहा है सुधींद्र भदौरिया साहब ने। इस बीच में आप किधर हैं, ये साफ इशारा उनका था। मेरा सवाल आपसे सीधा होगा, बीजेपी का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की रणनीति एसपी को हमेशा सूट करती रही है, तो आप चाहेंगे यही हो सिद्दीकी साहब? देखिए ऐसा है अंजना जी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बात बहुत सही की
काम भले ही उन्होंने ना किया हो, लेकिन एक बात बहुत सही की उन्होंने और सच बोला कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जो देश से उन्होंने वादा किया। तो अच्छे दिन आए। अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन जनता के नहीं आए। अच्छे दिन मोदी साहब के आए, अमित शाह साहब के आए, अच्छे दिन साक्षी महाराज के आए, साध्वी प्राची के आए, योगी आदित्यनाथ के आए, जो लोग मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का समीकरण हमेशा अलग है, जैसा कि और भी वक्ता अभी कह रहे थे कि आसाम में अलग माहौल होता है, हर स्टेट्स में अलग होता है, उत्तर प्रदेश में अलग होता है। हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा सूबा है और यहीं से जीतकर लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश ने कितने प्रधानमंत्री दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश का सारे समीकरण अलग हैं। यहां पर बांटने की राजनीति नहीं अब चल पाएगी, यहां पर सिर्फ वही राजनीति मुझे नहीं लगता कोई भी आपकी बात से सहमत होगा। यहां पर धर्म और जाति के नाम पर बांटने की हर राजनीतिक पार्टी ने कोशिश की है। यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे ब्रेक के बाद। तो क्या है असम का फॉर्मूला जिसकी बदौलत आने वाले वक्त में यूपी को जीतने के लिए पार्टी बढ़ेगी? दोनों अलग राज्य हैं, लेकिन इसी के साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या कोई चेहरा सामने रखेगी बीजेपी, लेकिन चेहरा ऐसा नहीं जो आला कमान थोपे जैसा कि दिल्ली पे हुआ था। चेहरा वो जो लोकप्रिय हो राज्य में, जो जुड़ा हुआ हो पार्टी से, जो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति हो जो सबको मान्य हो, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने देखा था कि ऊपर से जो चेहरा डाला गया उसको लोगों ने स्वीकारा ही नहीं। किरण बेदी का जिक्र मैं कर रही हूं। इसी के साथ जातीय समीकरण एक बेहद अहम चीज है अगर उत्तर प्रदेश की जंग को जीतना है। मायावती मुलायम से भिड़ना होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसी के साथ इस बार के चुनाव में देखा गया कि जो स्थानीय मुद्दे थे उनको तवज्जो दिया गया और जो राष्ट्रीय मुद्दे ध्रुवीकरण का आधार बनाने की कोशिश बिहार में की गई थी उससे पार्टी बचती हुई दिखी। तो क्या यह सब ऐसा फॉर्मूला है जिसको आने वाले वक्त में यहां पर लागू किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चेहरा कोई होगा क्या सिद्धार्थ नाथ सिंह जी? क्योंकि यूपी में एक चेहरे के साथ अगर पार्टी बढ़ेगी तो लोग उससे जुड़ेंगे, बहुत बड़ा राज्य है। हाँ, नहीं, मैं इस बात से आपसे सहमत हूं, व्यक्तिगत रूप में मैं सहमत हूं, मगर कौन होएगा या क्या निर्णय होएगा इसका मैं तो नहीं कह सकता। हाँ, असम में भी 2 महीने 2.5 महीने पहले ही हमने चेहरा दिया था, मगर मेरे को लगता है उसका लाभ जरूर मिलेगा। और ऐसा नहीं है, हमारे पास हैं चेहरे जो विकास का चेहरा बनते हैं और अच्छे विकास के चेहरे बनते हैं। अब ये निर्णय मगर अमित शाह जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बोलूँ तो उचित भी नहीं होएगा। मगर कहीं दूसरे जाति के ऊपर आप मुझे अलाउ करें, समय है तो मैं उस पर कुछ बोलना चाहता था। बिल्कुल बोलिए। देखिए, अभी तक जो बातचीत चल रही थी, मैं स्वीकार करता हूं कि यूपी के अंदर बिहार की तरह जाति की राजनीति का दबाव है, धर्म की राजनीति अब पीछे चली गई है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मगर जिस प्रकार से आज देखिए इन लोग विकास की बात कर रहे हैं, मैं चाहे कुछ हो जाए, जो अभी 4.5 साल का कार्यकाल रहा है एसपी का, आज भी ये MY फैक्टर पे ही खेल रहे हैं, मुस्लिम और यादव का। जहां तक कि बीए और यही खेलेंगे, बीए और उसको कंसोलिडेट भी किया इन्होंने। बीएसपी का जो है ये कंफ्यूजन में है। इन्होंने शुरू तो किया था अपनी इनिंग तिलक तराजू और तलवार को लेकर, मारो जूते इनको 4, और फिर आ गए थे हाथी नहीं गणेश हैं। ये हाथी और तिलक तराजू के बीच में भी कंफ्यूज है कि हम कौन सा रास्ता पकड़ें। जहां तक कि कांग्रेस का सवाल है, अंजना जी, मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं किसी की पूछ जरूर पकड़ना चाहते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। ठीक है, इससे पहले कि मैं गौरव गोगोई जी के पास जाऊं, जहां पर विकास ही एक मुद्दा है जो लेके चलेंगे। नहीं, मगर एक गौरव गोगोई जी के पास में जाऊं से पहले एक सर विकास का मुद्दा लेके जाएंगे। नहीं, आप मुझे एक बात स्पष्ट कीजिए। 3-4 चेहरे बार बार सामने आ रहे हैं, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, महेश शर्मा। किस तरह का चेहरा चुनेंगे आप यूपी के लिए, क्योंकि उसी में सारे संकेत छिपे होंगे? मैं नहीं कह सकता कि कौन होएगा या नहीं होएगा, ठीक है, मगर मुझे इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो भूख है वो विकास है, तो विकास का चेहरा होएगा। विकास का चेहरा होगा, गौरव गोगोई साहब वो कह रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, इन्होंने 2 साल में किया है। गोगोई जी के पास, देखिए उनकी नीति है, उनको स्वाभाविक वो कहेंगे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा
मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनको याद होगा कि वह असम में भी बीजेपी अकेले नहीं लड़ी थी। असम में भी आपको 2 साथियों दल की जरूरत पड़ी कांग्रेस को पराजय करने के लिए। दूसरी बात, कांग्रेस असम हो, उत्तर प्रदेश हो, जिसी भी राज्य हो, अपने संगठन को एकदम नीचे से ऊपर तक शक्तिशाली करने का एक उन्होंने प्रक्रिया शुरू की है। असम में भी शुरुआत हुई थी इलेक्शन से पहले, और मेरी अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश में भी होगी। लेकिन अगर एक बात सीखनी होगी असम से, वो ये है कि ये पोलराइजेशन की भाषा बीजेपी ने छोड़ी नहीं है। असम में भी पोलराइजेशन हुआ है, और पोलराइजेशन की भाषा और उसका दुरुपयोग भी हुआ है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि बीजेपी की काफी प्रवक्ताओं ने कहा कि असम में कांग्रेस और अजमल साहब का जो AIUDF पार्टी है वो दोनों मिले जुले हैं। ये झूठ कहा और झूठ प्रचार हुआ। आपने देखा कि असम में कांग्रेस और AIUDF के बीच में ना कोई अलायंस हुआ, और इससे ऊपर AIUDF के जो प्रभारी नेता हैं अजमल साहब, उनके ही क्षेत्र में कांग्रेस ने उनको करारा हार दिया। सिद्धार्थ जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, दुष्प्रचार किया, आपने दुष्प्रचार किया था। दूसरा जो पोलराइजेशन की, देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमें हल्ला बोल में सच बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये अजमल साहब ने खुद कहा था कि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम कांग्रेस के साथ सरकार बना सकते हैं। ये चुनाव के दौरान कहा था, इसलिए आप हम पे आरोप मत लगाइए कि हमने ऐसा कोई प्रचार किया था। वो तो खुद ही प्रचार कर रहे थे कि वो आपके साथ हैं और सरकार बना सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, समीक्षा पूरी करिए, उसका लाभ मिलेगा आपको। भदौरिया साहब देखिए, ऐसा है उत्तर प्रदेश में 2 सवालों पर चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, और ये जो 2 सवाल हैं, वहां पर जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया, वहां विकास है एक तरफ, और दूसरी तरफ वहां पर अमन चैन, सुरक्षा और उससे जुड़े हुए जो दंगे होते रहे हैं, मुजफ्फरनगर से लेके दादरी तक, ये सारी घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने हैं। इन दोनों में कौन सी ताकतें आगे बढ़कर सिर उठाती रही हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे समाप्त करने दीजिए। अगर आप ऐसे टोकेंगे तो ठीक उचित नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को न गन्ने का दाम मिला। आज उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों के अंदर सूखा है, लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान सफर कर रहे हैं। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की GDP थी 9%। अखिलेश यादव के टाइम पर इस समय 6% मुश्किल से रह गई है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 6-7% पर हैं। दोनों ने मिलकर वो ऊंचाइयां नहीं छू पाई जो बहन मायावती जी ने छुई थी। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर वो टेस्टेड चीफ मिनिस्टर हैं 4 बार की, और उनको इस बार उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा कि मुलायम सिंह जी हमेशा के लिए राजनीति भूल जाएंगे, और मोदी जी की जो इस समय स्लाइड कर रहे हैं और नीचे चले जाएंगे। सिद्दीकी साहब, तो सबसे पहले तो हम भदौरिया साहब ने जो इतने इल्जाम लगा दिए और जिस तरह से ये अपनी तारीफ कर रहे हैं अपनी पार्टी की, अंजना जी सबसे पहले आपके चैनल पे मैं इनको बधाई दे दूं कि हमें पूरा यकीन है कि इनकी इस बात से खुश हो के ये राज्यसभा जाने के चक्कर में है और राज्यसभा की सीट इनकी शायद पक्की हो जाए। तो भदौरिया साहब हार्दिक शुभकामनाएं आपको। लेकिन राज्यसभा अमर सिंह मुबारक है, आपको अमर सिंह मुबारक हो। देखिए बात सही बात जो है, सही बात अंजना जी सही बात इंसान को कितनी बुरी लगती है, दिल में उतरती है। देखिए अमर सिंह जी, देखिए आपके राज्य आप राज्यसभा जाएंगे, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं राष्ट्रीय चैनल पे आपको दे रहा हूं। और बताइए, हम तो ग्राम सभा में खुश हैं, हम अपनी ग्राम सभा में प्रसन्न हैं, BSP कार्यकर्ता हैं हमको कोई न राज्यसभा चाहिए, हम ग्राम सभा में बहुत प्रसन्न हैं अपने। गौरव गोगोई जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से, अरे सर गुंडाराज बहुत बड़ा एक आरोप है, इसको सुधींद्र भदौरिया के राज्यसभा पहुंचने पर सीमित मत कीजिए।
एक बहुत बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी होगा। वो राज्यसभा जाए ना जाए उनकी चिंता है, आप उसमें मत घुसिए। आप बताइए कि यूपी में सर हम आपको बता रहे जिस तरह ही हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आज अंजना जी, हम लोग जो है हमने अपने मैनिफेस्टो के वादे, हमने झूठे वादे नहीं किए, हमने ये नहीं कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हमने लेकिन जो वादे किए वो वादे हमने अपने 3-4 साल में पूरे कर दिए। अब हम प्लस में चल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का फकत ऐसा है जनाब अखिलेश यादव, जो अपने मैनिफेस्टो को लेकर प्लस में चल रहे हैं। हम प्लस में चल रहे हैं, चाहे ताज एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे इस तरीके की चीजें। अभी तो हम प्लस में, अब जनता हमें दोबारा मौका देगी तो हम और चीजें और नई जो ख्वाहिशें हैं जनता की वो पूरी करेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, तो सारी सिद्धार्थ जी मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले गौरव गोगोई जी से एक सवाल पूछने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। गौरव गोगोई जी, राहुल गांधी कहाँ है? जी छुट्टी पे गए होंगे कहीं। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस दल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि स्वास्थ्य के कारण वो अभी जिस प्रकार से प्रचार करना चाहते हैं वो नहीं कर रही। क्या मीडिया को मैं इससे इतना भी अपेक्षा नहीं कर सकता कि अगर कोई नेता, अगर उसके स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी हो तो मीडिया उसका सम्मान करे? क्या आपने पूछा कि सुषमा स्वराज जी कितने दिन तक एम्स में रहेंगी, उनकी क्या मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर ने क्या कहा? तो आप थोड़ा सम्मान दीजिए। आपने देखा है कि जितने भी निर्वाचन हुए हैं इससे पहले, असम हो, बिहार हो, और आपको ये भी जान के अब खुशी होगी कि आने वाले दिन में वो दिल्ली में एक बड़ा मीटिंग वो करने वाले हैं। यही मैं जानना चाह रही थी कि आने वाले दिनों में मैं आपको और जानकारी दे सकता हूँ? नहीं, ये इतना इसमें गुस्साने वाली कोई बात है नहीं सर। स्वास्थ्य उनकी खराब थी, ऐसी खबर आई मिल गया है कि दिल्ली में उनकी एक मीटिंग होने वाली खबर आई थी, लेकिन इतनी ज्यादा बीमार है ये पता नहीं था। आपने बताया है तो अच्छा है, देश को भी इसी बहाने पता चल गया होगा। मैंने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से सवाल पूछा था, किसी की निजी सेहत पर टिप्पणी करने की कोई मेरी कोशिश नहीं थी। हाँ सिद्धार्थ जी। नहीं, अंजना जी 2 दिन पहले वो आए थे शांतिवन में वो आए थे, वो भी देखा था ना, कोई कोशिश नहीं है। अगर आपने आपको लगा तो हम गलत नहीं पूछा कि राहुल गांधी कहाँ, वो तो आए थे। ये कौन बोल रहे? तो सिद्धार्थ नाथ सिंह, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी। हेलो, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी। मैंने तो खाली इतना बोला कि 2 दिन पहले राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी के समाधि पे आए थे, तो उस समय इसलिए जायज बनता है उनकी तबीयत ठीक हो गई होगी। पूरी जो प्रजा है, इतना ही तो है, पूरी जो प्रजा, देखिए आपको अपना एक लोग बोलने तो ज्यादा अच्छा है। वहां पे आपके मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 साल के अंदर वो बहुत जितने भी बांग्लादेशी हैं वो सब आसाम से बाहर उनको भेज देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा ही एक वायदा किया था 2014 के निर्वाचन में कि 16 मई के बाद एक भी बांग्लादेशी आसाम के अंदर दिखा नहीं पाएगा। 2 साल के अंदर आपकी सरकार ने कोई नया कदम नहीं लिया, बल्कि पुरानी सरकार की जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है उसको आपने अमल किया और इसके अलावा कोई नया काम नहीं किया। अब भी आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 साल में अब उन्होंने डेडलाइन बढ़ा दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 16 में आपके बीजेपी दल आपने 2 साल उसको आपने डेडलाइन को एक्सटेंशन दे दिया। तो मैं लोग चाहते हैं, लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये अपने डेडलाइन एक्सटेंड किया है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, क्या प्रक्रिया से आप असम से में जो भी बांग्लादेशी है उनको आप आपको भेजेंगे? हो गया ना, आपने बोल लिया, अब मुझे आप बोलने का मौका दे दीजिए। मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो था उसके लिए आपने 40 साल से करते रहे, उसको हम लोग ने 2 साल के अंदर करके दिखा दिया। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के होते ही फेंसिंग का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। बंगाल और असम में जहां पे सरकार नहीं थे वहां पे करना शुरू कर दिया। जो IMDT एक्ट के तहत कुछ महत्वपूर्ण, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण वादों का जिक्र किया है गौरव गोगोई ने, लेकिन हाँ, असम की जीत के बाद क्या यूपी में ऐसा कुछ हो पाएगा, यह भी कहा जा सकता है। यूपी अभी दूर है, लेकिन चुनाव भी उतने ही नजदीक है और बीजेपी के नजरिए से आर पार की जंग इसी उत्तर प्रदेश की जमीन पर लड़ी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक।